Namaste and welcome to another episode of Hello SL. Today we are exploring a subject that is very different from the usual conversations around business, leadership, and entrepreneurship. We often speak about strategy, growth, productivity, performance, and success, but very rarely do we speak about the person behind all of it. Why do so many successful people still feel restless? Why do all accomplished leaders continue to struggle with stress, anxiety, overthinking, and burnout? Can the answers to these questions be found not outside but within? To help us understand this better, we are honored to welcome Sadhguru Narendra Satyanand, founder of Narendra Healing Foundation and a spiritual master from the sacred lineage of Mahavatar Babaji and Bhagwan Nityananda. Through Shaktipat Diksha, meditation, and spiritual guidance, Guruji has guided thousands of seekers, entrepreneurs, professionals, and leaders towards greater awareness, balance, and clarity. Guruji, thank you very much for joining us again for the second episode with you. I'm so very happy to welcome you again on this जय podcast of mine. जय गुरुदेव। चलिए गुरुजी, पहले इसी से शुरुआत करते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी के बारे में। सो आज इंसान के पास पहले से ज्यादा सुविधाएं है, बेहतर टेक्नोलॉजी है और पहले से ज्यादा अवसर भी है। फिर भी लोगों के जीवन में तनाव, चिंता और थकान इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे का असल कारण क्या हो सकता है? अगर हम इसको बहुत आसानी से समझें तो हर ह्यूमन बीइंग दो पॉसिबिलिटी लेकर के पैदा होता है। एक पॉसिबिलिटी जो उसको नेचुरल मिलती है कि उसके पास जो भी लाइफ फोर्स है, एनर्जी है, वो उसकी सेंसेस के थ्रू बाहर के जगत में फ्लो करती है, बहती है, नेचुरल बहती है। अगर वो एनर्जी जो केवल बाहर बहती है वो एक्चुअली एनिमल प्लेन पर तो केवल बाहर ही बहती है। एक ह्यूमन बॉडी में उसमें ह्यूमन रेस के लेवल पर उसके भीतर एक अंदर बहने की भी एक प्रोग्रामिंग पॉसिबिलिटी इनहेरेंट इनबिल्ट है। तो हम जिस पॉसिबिलिटी को लेकर के अपने आप को ह्यूमन बीइंग तय कर पाते हैं, उस पॉसिबिलिटी के रहते हुए भी अगर हम केवल अपनी एनर्जी को बाहर ही बहने देंगे और उसी में एंगेज रखेंगे और उसी की प्रोग्रामिंग में अचीवमेंट्स में इन्वॉल्व रखेंगे, तो जो आप कह रहे हैं वह नेचुरल आउटकम है। हमेशा स्ट्रेस क्रिएट होगा। हम जिसे सक्सेस मानते हैं वो रियल सक्सेस नहीं है। हम जिसे अचीवमेंट मानते हैं वो अचीवमेंट नहीं है, वो हमारी ही पॉसिबिलिटी के केवल एक डायमेंशन का एनर्जी फ्लो है। तो ये जो गैप है ये हमेशा हमेशा के लिए हर आदमी को परेशान करेगा। और आज हमको जो कुछ सिखाया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसमें जो मैं एस्पेक्ट कह रहा हूँ, बीइंग अ ह्यूमन, जो डेफिनेशन है ह्यूमनिटी की, वो एनर्जी के इंटरनल फ्लो के आधार पर ही है। जब तक एनर्जी भीतर फ्लो नहीं हो रही है अपने प्रॉपर स्पिरिचुअल चैनल्स में, तब तक हम ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, ह्यूमन बॉडी है। और ह्यूमन बॉडी एनिमल बॉडी के एकदम जैसी है। तो जो स्ट्रेस, जो सर्वाइवल एनिमल किंगडम में है, अभी हमारा इस समय का एंटरप्रेन्योर उसी को एंजॉय कर रहा है या उसको करने के लिए मजबूर है। तो इसीलिए आज बाहर की दुनिया में तमाम सफलता लेने वाला व्यक्ति भी अगर किसी भी तरीके से स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहा है तो वह एक तरह के मिराज में पड़ा हुआ है। सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। ये होता क्या है स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेयरनेस होता क्या है? अभी जैसे मैंने बताया है, हमारे भीतर जो लाइफ फोर्स है, वो लाइफ फोर्स जो ह्यूमन बॉडी में आकर के, जैसे हम देखते हैं कि एनिमल किंगडम में भी कॉन्शियसनेस का धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन है। सभी जानवर एक ही जैसी पोटेंशियल
कॉन्शियसनेस नहीं रखते हैं। एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। ह्यूमन बॉडी पर आकर के वह ग्रेजुअल डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी एनर्जी जो केवल बाहर ही बहती है रेस्ट ह्यूमन प्लेन पर, वो ह्यूमन बॉडी में इंटरनल भी फ्लो कर सकती है। ये इंटरनल फ्लो होना जो उसकी पॉसिबिलिटी है, उसको एग्जीक्यूट होना ही स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। गुरुजी, बहुत से लोग चक्रों और कुंडलिनी के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इनके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। क्या आप हमें सरल शब्दों में बता सकते हैं कि 7 चक्र क्या होते हैं और कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, और इसका हमारे जीवन, विचारों, भावनाओं और स्वास्थ्य और संबंधों पर क्या एक्चुअल प्रभाव पड़ता है? तो जैसे हम लोग ये मानते हैं कि हमारी जितने भी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डिवाइसेस हैं, उनके पीछे की जो रियल पावर है वो मैग्नेट है। मैग्नेटिक डिवाइस मैग्नेट की पावर से रन होती है। उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी, जो फिजिकल बॉडी हमको दिखाई देती है, ये फिजिकल बॉडी एक डिवाइस है केवल। इसके पीछे जो एनर्जी है वो वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी सब्टल बॉडी से आती है। हमारे शास्त्रों में जिन चक्रों का वर्णन है, वो चक्र हमारी इस ह्यूमन बॉडी की जो कॉज है, पावर है, एक्चुअल पावर है। आंखें जो देखती हैं, आंखें कुछ नहीं देखती हैं, आंखों से एक एनर्जी फ्लो होती है, वो देखती है अपने ब्रेन के एक सिस्टमेटिक पैटर्न के आधार पर। हम कानों से जो कुछ सुनते हैं, वो एक एनर्जी हमारे भीतर सुनती है। उस एनर्जी का जो ओरिजिन है, वो सब्टल बॉडी है। ओके। उस सब्टल बॉडी में ये जो जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, वो सब्टल बॉडी के 7 मेजर एनर्जी सेंटर से फ्लो होकर के आती है। जैसे कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी है, अपने एक एसएमपीएस के थ्रू मदरबोर्ड से होते हुए कीबोर्ड, माउस वगैरह वगैरह सब में अपना अपना अलग अलग फंक्शन करती है। हमको लगता है कि माउस फंक्शन करता है, हमको लगता है कीबोर्ड फंक्शन कर रहा है, हमको लगता है कि हमारा मॉनिटर फंक्शन कर रहा है, लेकिन नहीं है। सचमुच जो पावर आ रही है, ये सब उसके आधार पर हो रहा है। तो जैसे अलग अलग हिस्से से कंप्यूटर में डिवाइसेस के अलग अलग पोर्शन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसी तरीके से हमारी लाइफ फोर्स इन 7 चक्रा से फ्लो होती है, और हमारी फिजिकल बॉडी में सेंसेस, इन सब के माध्यम से, ब्रेन के माध्यम से हमको बाहर एग्जीक्यूट करती हुई दिखाई देती है। ये मैं जिस एनर्जी की अब बात कर रहा हूं, ये वही एनर्जी है जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर लेटेंट है। और जैसे मैंने पहले बताया है कि इसमें एक ऑटोमेटिक फ्लो है, केवल बाहर बहने का। अगर हम इसी फ्लो में पूरा जीवन बिताएंगे, और इसका जो भीतर का फ्लो है, जो पॉसिबिलिटी है, जो साधना से जगता है, एक प्रक्रिया है जिससे एनर्जी हमारे इंटरनल फ्लो में आना शुरू हो जाती है। ये 7 चक्रास, कुंडलिनी अवेकनिंग, ये सब उसी की प्रोसेसेस हैं। जो एनर्जी जिस एनर्जी से हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सेम एनर्जी जब इंटरनल फ्लो करने लगती है, तो वो कुंडलिनी अवेकनिंग कहलाती है। और ये 7 पोटेंशियल एनर्जी सेंटर्स के थ्रू बहती है, जो हमारी 7 मेजर ग्लैंड्स हैं, उसके माध्यम से बहती है। हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, पैरासिम्पेटिक, ये जितने भी नर्वस सिस्टम है, जिस तरह के, सबको हैंडल करती है। सभी प्रकार के हार्मोन सक्रेशन को हैंडल करती है। एंडोक्राइन वगैरह जितनी भी हमारी ग्लैंड्स हैं, ये सब उसी से हैंडल होते हैं। एक्चुअली हमारे भीतर एक सेंटर है सेटिस्फैक्शन का। जब एनर्जी उस लेवल पर जाती है, उसको टच करती है, जब वो ब्लॉसम होता है, खुलता है, तब सेटिस्फैक्शन आता है। नहीं तो आपने देखा होगा, बहुत से लोग जीवन के हर क्षेत्र में हमको सफल दिखाई देते हैं, लेकिन जरा उनके पास आकर के बैठो तो पता लगेगा कि वो तो बहुत असंतुष्ट है। वो सामान्य व्यक्ति की तुलना में ज्यादा संतुष्ट है। जितना अचीव करते हैं, उतना ज्यादा ग्रीड बढ़ता है, उतना ज्यादा अनसेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है। सही। तो चूंकि वो अपने भीतर के तल का जो रियल सेटिस्फैक्शन का एनर्जी सेंटर है, वहां तक पहुंच नहीं पाते। अच्छा, कोई मैकेनिज्म नहीं है आज की एजुकेशनल सिस्टम में और लाइफ पैटर्न में, कोई इस विषय पर विचार ही नहीं है। राइट।
आज के समय में एक लीडर्स को कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। उसे शांत भी रहना है, स्पष्ट निर्णय भी लेना है और लोगों को साथ लेकर भी चलना है। जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बट इस सब में उसका सेल्फ डेवलपमेंट कहीं रुक जाता है या रह जाता है उसके, या ही पर्सनली इज नॉट सेटिस्फाइड। सो क्या 7 चक्रों को संतुलित करके और कुंडलिनी जागरण के माध्यम से हमारी पर्सनालिटी को विकसित किया जा सकता है? पर्सनालिटी को विकसित करने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही अल्टीमेट मीन है। ओके। बिना बिना इनके, अभी जैसे अभी अभी मैं स्पिरिचुअलिटी को सिंपल उस टर्म में डिफाइन कर सकता हूं। हमारा एनर्जी फ्लो जब तक इंटरनल नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी फ्लो होना ही स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है। तो जब तक ये जो पॉसिबिलिटी हमारी है, जब तक ये खुलेगी नहीं, इस पर काम नहीं होगा, हम इसमें अपने को ग्रो करता हुआ नहीं देखेंगे, तब तक कोई भी रियल लीडर हो ही नहीं सकता। आज की दुनिया में, आज और इससे पहले और हमेशा जितने लोग भी रियल सक्सेसफुल हुए हैं, वो अपने भीतर की एनर्जी के अलाइनमेंट से ही हुए हैं। बाहर की एनर्जी से अलाइन से नहीं हो पाते। बाहर तो वो केवल एग्जीक्यूट होता है। आप मुझे बताइए, नेपोलियन बोनापार्ट जब अपने किसी एक एक्सपेडिशन पर जाता है और पूरी नदी इतनी तेज बह रही है कि उसको कोई भी व्यक्ति, उसका सेनापति वगैरह वगैरह, कोई उसको पार करने की हिम्मत नहीं करता है। उसके अंदर अचानक एक डेयरिंग आती है और वो अपने घोड़े को उस नदी में डाल देता है और वो पार हो जाता है और पूरी सेना उसके पीछे निकल जाती है। ये जो पावर है, फियरलेसनेस, ये जो डेयरिंग है, ये क्या बिना अपने भीतर एनर्जी के अलाइनमेंट के आ सकती है? फियर तो सब में था, लेकिन उसने उसको ओवरकम किया। कैसे किया? ये केवल थॉट से नहीं होता है, इसके लिए लाइफ फोर्स लगती है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का जागरूक होना और वो हमारे भीतर, हमारे सिस्टम में काम करना, ये बहुत जरूरी है। जितने भी लोगों ने जीवन में सफलता पाई है, रियल सफलता, वो उनके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के आधार पर बहुत गहराई से उनको प्राप्त होती है। ये सब कुछ एनर्जी के इंटरनल फ्लो होने के कारण ही होता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 साल का एक लड़का शिवाजी 12 साल की उम्र में स्वराज्य को प्राप्त करने का संकल्प लेता है अपने कुछ मित्रों के साथ? क्या आप किसी 12 वर्ष के बच्चे से इतनी कल्पना कर सकते हो? नहीं। तो क्या ये उसकी एनर्जी का इंटरनल फ्लो नहीं था क्या? बट ये क्या मतलब दे आर बोर्न विद इट, और ये डेवलप किया जा सकता है? हाउ इज इट? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज मैं इसको किसी बिलीफ सिस्टम पर नहीं ले जाने वाला हूं। नहीं तो मैं ये बड़े आराम से कहता हूं कि लीडर्स कभी भी किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से पैदा नहीं होते। वो सचमुच पैदा होते हैं। The potentiality required to have a leader, they have since the birth. यानी जिस एनर्जी के इंटरनल फ्लो की उनको जरूरत है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ लाइफ फोर्स इंटरनल फ्लो वाली, वो उनके भीतर पहले से होती है। बस वो किसी की 12 वर्ष की उम्र में, किसी की 30 वर्ष की उम्र में, किसी की 18 वर्ष की उम्र में वो एग्जीक्यूट होती है, हमको दिखाई देती है। हमारे जितने भी डिवाइन एनर्जी फोर्सेस हैं, जिनको हम आजकल ईश्वर तुल्य मानते हैं, भगवान मानते हैं, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, आदि शंकराचार्य, ईसा मसीह, जिनके पीछे पूरी दुनिया के मिलियंस ऑफ द मिलियंस लोग आज भी इनको फॉलो करते हैं, इनके थॉट्स को, ये उनके उसी एक जीवन में किसी जगह बैठ करके प्राप्त करने वाली एनर्जी नहीं है। उन्होंने अपनी इस इंटरनल एनर्जी के फ्लो को कई जीवनों में प्राप्त किया है। हम लोग इस समय एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बातें कर रहे हैं। करेक्ट। यस, ये एक स्किल है, ये एक ट्रेनिंग है जिस पर ह्यूमनिटी को काम करना चाहिए। वेरी एवरेज गाय who is very fearful of talking
डरा हुआ सहमा हुआ बच्चा अगर अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस करे तो क्या वो लीडर बन सकते हैं? क्या मैं कॉमन क्वेश्चन कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल। क्या सचमुच ट्रेनिंग से लीडर्स बन सकते हैं क्या? हर क्लास में जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो अपनी नेचुरल इनबिल्ट एनर्जी के कारण क्यूरियोसिटी। होता है, उसके पास वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसको एक अच्छा स्टूडेंट बनाते हैं, और वो क्वालिटीज जिनको वो लेकर के होता है, पैदा होता है, वो हमेशा क्लास में आगे रहता है, और जो उसको फॉलो करता है, प्रैक्टिस करता है, वो नेचुरली हो सकता है अगर उसकी प्रैक्टिस उस लेवल तक चली जाए। इसी तरीके से एक लीडर होना, एक बिजनेसमैन होना, एक एंटरप्रेन्योर होना, एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग होना, इन सब के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन क्या ये रेगुलर प्रैक्टिस इन वर्ड्स, इन इमोशंस दी जा सकती है या एनर्जी के लेवल पर दी जा सकती है? मेरा मानना ये है कि इसको एनर्जी के लेवल पर दिया जा सकता है। ओके। मोटिवेशन के लेवल पर, थॉट के लेवल पर, इंफॉर्मेशन के लेवल पर जितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसकी तुलना में एनर्जी के लेवल पर ज्यादा होता है। ओके, तो समझा। अगर हमारे हमारे भीतर एनर्जी का इंटरनल फ्लो शुरू हो गया तो हमको एक बेटर लीडर बनने में जितना टाइम लग सकता है मैकेनिकली उसका कई गुना समय कम लगेगा, और हम उसकी तुलना में एक बहुत बेहतर लीडर बन सकते हैं। करेक्ट। गुरुजी, आप एक्चुअली एनर्जी ट्रांसमिशन के बारे में बात कर रहे हो, विच इज आपका शक्तिपाठ। ये एनर्जी ट्रांसमिशन ही है। सो क्या आप हमें बता सकते हैं कि शक्तिपाठ वास्तव में क्या होता है और ये साधारण ध्यान ध्यान पद्धतियों से किस प्रकार से अलग होता है? गुड। तो जैसे अभी हमने बीच में एक बात की थी कि हमारे पास जैसे फिजिकल बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी अपने किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है जब तक इसके भीतर सब्टल एनर्जी बॉडी इन्वॉल्व नहीं हो। सिंपली हम इसको समझ सकते हैं, जिस समय फिजिकल बॉडी से ये एनर्जी सब्टल बॉडी डिटैच हो जाती है, हम अपने आप को डेड बॉडी मानना शुरू कर देते हैं। दैट टाइम वी आर डेड, और हम उसको डेड बॉडी ही बोलते हैं। तो जो उससे अलग होता है दैट इज द बैटरी, दैट इज द एनर्जी, दैट इज द सब्टल बॉडी। ये जो हमारी सब्टल बॉडी है, इसमें जो एनर्जी है, ये एनर्जी जैसे अभी मैंने बताया था कि 7 सेंटर्स है, मेजर सेंटर्स, एनर्जी सेंटर्स, उनसे एनर्जी फ्लो होती है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर यह एनर्जी उसकी सब्टल बॉडी के 7 सेंटर से इस तरह से फ्लो हो कि सामने वाली फिजिकल बॉडी के 7 सेंटर्स को एक्टिवेट कर दे, और उसके भीतर के एक्सटर्नल फ्लो को, एनर्जी को इंटरनल फ्लो में बदल दे, और वो उस व्यक्ति को इंटरनल फ्लो एक्सपीरियंस में आना शुरू हो जाए, तो यह पूरी प्रक्रिया शक्तिपात कहलाती है। क्या ये समझ में आ रहा है? आ रहा है गुरुजी, मगर मैंने हमेशा यही सुना है कि आपकी कुंडलिनी जागरूक करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही कठिन होता है और कुछ ही लोग कर पाते हैं। इसके लिए बहुत सारा मेडिटेशन, बहुत सारा ध्यान, बहुत सारा समय देना पड़ता है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है, और हर किसी से नहीं हो पाता। ये बहुत गिने चुने लोग कर पाते हैं, जो कर पाते हैं वो ऑफ कोर्स सक्सेसफुल होते हैं, बट हर किसी के बस की बात नहीं है, यही मैंने सुना है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये ठीक वैसी सच्चाई है जैसे आज से पहले करीब 70-80 साल पहले कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो बहुत कम लोगों के पास उसकी जानकारी थी। हाँ। आज तो नहीं है ना, आज सबके पास है। तो ये उस समय का विचार है, इंफॉर्मेशन है, जब कुंडली अवेकनिंग रेयरेस्ट द रेयर हुआ करता था। हाँ। आज बहुत कॉमन है। आज आपका बच्चा आपकी तुलना में, खुद आपका बच्चा कंप्यूटर में और उस मोबाइल में आपकी तुलना में ज्यादा एफिशिएंट है। सचमुच मास्टर है वो आपकी तुलना में, आपसे बहुत जल्दी सीखता है। तो ठीक इस प्रकार से, ठीक इस तरह से आज की जो ह्यूमन रेस है वो कुंडलिनी अवेकनिंग की पूरी प्रक्रिया को एकदम बहुत आसानी से ले सकती है।
मेरे पास लगभग 20 से लेकर के 25,000 लोगों का डाटा है, जिन लोगों ने बिना किसी तैयारी के या अपनी किसी तैयारी से या केवल क्यूरियोसिटी से इस प्रक्रिया से गुजरे और वो सक्सेसफुल गुजरे। उन्हें कोई भी एक्सटर्नल मेडिटेशन, कोई भी एक्सटर्नल प्राणायाम, कोई भी आसन, कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि अब ह्यूमनिटी इस लेवल पर इवॉल्व हो गई है कि अब कुंडली अवेकनिंग को सिंपलेस्ट द सिंपल प्रोसेस माना जा सकता है। जैसे जैसे आजकल एक 1.5 साल का बच्चा भी मोबाइल चलाते हुए ही दूध पीता है, इंटेक करता है, मम्मी भी करा देती है उसको इस तरीके से। इतना सिंपल हो गया मोबाइल। आप कल्पना कर सकते हो आज से 50 साल पहले मोबाइल क्या हुआ करता था। बस ठीक उतना ही सिंपल है। इसलिए ये प्रश्न बहुत पुराना प्रश्न है जो 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 अभी तक मतलब ऑन एयर है। इसको होना नहीं चाहिए एक्चुअली। गुरु जी, आज के समय में लगभग हर जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध है। आप ही ने बोला कंप्यूटर किस तरह से प्रोग्रेस कर चुका है, किताबें है, वीडियोस है और अनेक कोर्सेज भी है। ऐसे में गुरु का क्या महत्व, मतलब गुरु का महत्व कितना है, और एक गुरु, एक शिक्षक और एक मेंटोर में क्या अंतर होता है? यस, ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है और हम इसको बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो टूल्स हैं, जो मॉडलिटीज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, हर व्यक्ति उनको कर सकता है। लेकिन जब वो करने के टाइम पर, जब वो हमारी इनर कॉन्शियसनेस, इनर अवेयरनेस, इनर एनर्जी से जब वो रिजोनेट करती हैं, तो हमको सचमुच ही नहीं ये पता नहीं लगता है कि ये मेरे लिए इसमें से कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? या तो हम जैसे ही प्रैक्टिस में आते हैं और हमको ये लगता है कि यार मेरे लिए तो ये तो गैर जरूरी हो रहा है, जो इसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो मुझे इंटीग्रेट ही नहीं हो रही है, तो अब तो यार कोई मेंटोर लगता है, कोई जो हम जरूरत ज्यादा जानता हो। तो वो कहेगा देखो तुम कर तो सही रहे हो, लेकिन ये बेकार कर रहे हो, जरा इसको हटाओ। आप जैसे उसको हटा देते हैं, आपका फ्लो नेचुरल हो जाता है, आपको वो चीजें अचीव होने लगती है। जो रोल है वो मेंटोर का है, गुरु का है। स्पिरिचुअल गुरु थोड़ा उससे ज्यादा डीप सपोर्ट करता है, वो एनर्जी के लेवल पर सपोर्ट करता है। आमतौर पर क्या होता है, हमारे पास जो हमारी अपनी एनर्जी का जो एक्सटर्नल फ्लो है वो इतना ज्यादा होता है कि हम इंटरनल फ्लो को इग्नाइट तो कर पाते हैं, शुरू तो कर पाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते। कितने ही वीडियोस देख लो, कितनी ही एक्सरसाइज कर लो, कितना ही प्राणायाम कर लो, कितनी ही तमाम गुरुओं के पास चले जाओ, प्रैक्टिस खुद करनी पड़ती है, वो नहीं हो पाती। एनर्जी अपने आप को ब्लॉक फील करती है, हमको लगता है यार कुछ कर तो सकते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। बस वहां पर स्पिरिचुअल गुरु लगता है। जैसे मैंने अभी बताया था, स्पिरिचुअल गुरु वो होता है जो अपनी एनर्जी को 7 सेंटर्स के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकाल करके सामने वाले की फिजिकल बॉडी से भीतर ले जाते हुए उसके 7 सेंटर्स के पीछे की जो एनर्जी है उसको इन्वोक करते, इग्नाइट करते। ये ठीक ऐसे ही है जैसे एक बड़ी मैग्नेट के पास छोटी मैग्नेट लाने पर वो धीमे धीमे वो भी एक जो आयरन पीस है वो मैग्नेट बन जाता है। जैसे एक बड़े दीपक के पास, जलते हुए दीपक के पास छोटा दीपक ले आओ, उसे जला दो, वो जल जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई फुली अवेकन्ड मास्टर है, गुरु है, तो वो अपनी एनर्जी को सामने वाले व्यक्ति के शरीर में फ्लो कराता हुआ उसकी एनर्जी के फ्लो को इंटरनल कर सकता है। और केवल इतना ही नहीं कर सकता है, हमेशा के लिए अगर उसके इस इंटरनल फ्लो में कोई भी बाधा आती है, वो चाहे उसको द्वारा हो या इंटरनल नेचर के द्वारा हो, वो उसको हैंडल करना सिखा सकता है, उसको ठीक कराना सिखा सकता है। तो इसीलिए जैसे हम अपने स्वतंत्रता से अभ्यास तो कोई शुरू कर सकते हैं और छोटा छोटा अचीवमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम उसको डीप लेवल पर जाएंगे तो फिर हमको किसी न किसी एक टीचर की सपोर्ट लगती है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। ज्ञान बाहर बहुत उपलब्ध है, लेकिन क्या वो हमारी
अपनी चेतना से क्या वो इंटीग्रेट भी हो पा रहा है, इसे कौन कराएगा? राइट। इसी के ऊपर दूसरा सवाल, आजकल बहुत से लोग ऑनलाइन माध्यम से ध्यान और अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं। आपके अनुभव के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन अनुभव में कितना अंतर होता है? आप शॉर्ट में भी आंसर कर सकते हैं इसको, यस, आपने ऑलरेडी किया हुआ है बट यस, बहुत बारीक अंतर होता है। ऑनलाइन में व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता है, ऑफलाइन में वह सेल्फ डिसिप्लिन हो जाता है, बस, बाकी और कोई अंतर नहीं। इंटरेस्टिंग। और गुरुजी, बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि आपका अगला शक्तिपाठ दीक्षा कार्यक्रम कब होने वाला है, और जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं उन्हें क्या करना होगा? ऑफलाइन शक्तिपाठ दीक्षा के सेशन वृंदावन में हर महीने में एक बार मंथली ही होता है। और अभी हमारा नियर उस फ्यूचर में 23 अगस्त को मुंबई में हमारा एक ऑफलाइन सेशन है। तो ये इसमें ऑफलाइन सेशन है हमारा, और ये सुबह 9 से लेकर के 5 बजे तक रहेगा। और इसमें हम 7 चक्रा को इन्वोक करेंगे। सबसे पहले उनको मैनुअली इन्वोक करेंगे, धीमे धीमे हम उनको स्पिरिचुअली इन्वोक करेंगे। मैक्सिमम जितने लोग हैं जो थोड़े से सेल्फ प्रिपेयर्ड है, जैसे मैंने अभी कहा था कि लीडर्स बॉर्न होते हैं, यानी पोटेंशियल लेकर के आते हैं। इसका सेंस ये नहीं है कि वो डे 1 से ही लीडर बन जाएंगे, वो पोटेंशियल लेकर के आते हैं। अगर वो एग्जीक्यूट करते हैं तो वो लीडर बन जाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग अपनी बेसिक, बहुत से लोग जैसे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ है, या ये डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ है, या ये केवल लीडर बनने के लिए पैदा हुआ है। जीवन के जिस क्षेत्र में कोई व्यक्ति सफल है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नेचुरली उसमें ही बनने के लिए पैदा हुए, ऐसा लगता है उनको देख करके। उनको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। बाकी के लोगों को उसी पोजीशन तक सेम डिसीजन मेकिंग के लिए एफर्ट करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो जो लोग नेचुरली अपने भीतर एनर्जी के इंटरनल फ्लो को हल्का हल्का सा अनुभव करते हैं और उसमें कहीं स्टक हो रहे हैं, या उन्होंने तमाम वीडियोस देख रखे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ले रखे हैं, ऑफलाइन गुरुओं के पास जा सकते हैं और वो जा चुके हैं, इसके बावजूद भी उनको लगता है कि उनकी एनर्जी ठीक ढंग से फ्लो नहीं हो रही है, कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं हो रही है, 7 चक्रों में से किसी एक चक्र में कहीं एनर्जी रुक रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को ये एक दिन का सेशन बहुत काम आएगा और वे अपनी एनर्जी को पहले की तुलना में ज्यादा मात्रा में गहराई से फ्लो करता हुआ अनुभव पाएंगे। और ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, एनर्जी जितनी मात्रा में भीतर फ्लो होती है, साइमल्टेनियसली वह व्यक्ति दुनिया के जिस क्षेत्र को चुन लेगा उसमें कंपैरेटिवली ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और एक बोनस पॉइंट ये होगा कि वो भीतर से काम होगा, पीसफुल होगा, सेटिस्फाई होगा। आध्यात्मिक साधना तो वो साधना में जुड़ा हुआ है पहले से, बट नॉर्मल लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू फॉर दैट। तो विक्रम जी, ये हमारे पास जो 286 वाली इंफॉर्मेशन है ना, ये केवल आध्यात्मिक लोगों के लिए है, सांसारिक लोगों के लिए नहीं है। ये उस समय की हमारे पास इंफॉर्मेशन है जब ह्यूमैनिटी के पास मास लेवल पर स्पिरिचुअलिटी इंट्रोड्यूस हो रही थी। अब इंट्रोड्यूस हो चुकी है, अब उसका लेटेस्ट वर्जन है। विद इन सम मिनट्स लोग अपने भीतर एनर्जी के इंटरनल फ्लो को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। घंटों बैठने की जरूरत नहीं है, एक हफ्ते पहले की तैयारी की भी जरूरत नहीं है, विद इन सम मिनट्स। लेकिन उसको होल्ड करने के लिए, फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए जिस डिसिप्लिन की जरूरत है वो उनको डे 1 में नहीं आ पाएगा। वो फिर हाँ, इंटीग्रेट करने में तो फिर मेहनत लगती है। स्कूल में एडमिशन लेना बड़ा आसान है, रेगुलर पढ़ना डे बाई डे की प्रैक्टिस। इसी सवाल के ऊपर और एक सवाल है गुरुजी, आपने जीवन में हजारों लोगों को मार्गदर्शन किया है। शक्तिपाठ दीक्षा प्राप्त करने के बाद लोगों के जीवन में आपने किस प्रकार के एक्चुअल बदलाव देखे हैं? इंटरनल फ्लो होते ही नेचुरली हमारे भीतर ब्लॉकेजेस खत्म होते हैं। हमारे भीतर एनर्जी का जो पॉजिटिव फॉर्म है, जैसे बैलेंस फील करना,
स्टेबल फील करना, कितना ही प्रेशर हो, काम फील करना, दूसरों को गुस्सा आ रहा है तुम उसी सिचुएशन में अपने आप को काम रख पाते हो, हैंडल कर पाते हो, तुम्हारे भीतर सरल भाषा में, सही भाषा में कहने की ताकत बनी रहती है। बर्नआउट नहीं करते हो, एंगर बस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो जो तुमको एंगर देता है वो ब्लॉकेज डाइल्यूट हो गया है, अब एनर्जी प्रॉपर फ्लो कर रही है। मुझे कई लोगों को लगता है कि शक्तिपाठ प्राप्त करने के बाद उनकी यात्रा पूरी हो जाती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि यहीं से नई यात्रा शुरू होती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा है। हमारी एनर्जी जो बाहर फ्लो हो रही है, अगर वो इंटरनल फ्लो होना शुरू हो जाती है, ये शक्तिपात के कारण होता है, लेकिन ये आरंभ है। इसीलिए इसको आध्यात्मिक जीवन जो लोग जो जानते हैं वो इसको दीक्षा बोलते हैं। दीक्षा मीन्स 180 डिग्री एनर्जी का फ्लो चेंज होना। अभी जो एनर्जी बाहर बह रही है, बस उसका 180 डिग्री इंटरनल हो जाना है, दिशा बदल जाना। दीक्षा माने दिशा बदलना, डायरेक्शन बदलना, लेकिन डायरेक्शन बदलना बिगिनिंग है, उसको इंटीग्रेट करना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये कोई डे 1 डे 3 मंथ या 3 इयर्स का कोर्स नहीं है, लाइफ लॉन्ग। जब तक आप अपने भीतर फुली इंटीग्रेटेड नहीं हो जाती है तब तक का कोर्स है। इसके बाद हमारे पास 7 सेंटर्स हैं। वो एनर्जी जो हमारे भीतर इंटरनल फ्लो में आ रही है, उसका पर्याप्त मात्रा में रिस्टोर होना, स्टोर होना, फिर उसको धीमे धीमे जो हायर एनर्जी सेंटर्स है वहां तक पहुंचना, फिर उन एनर्जी सेंटर्स में जो लेटेंट एनर्जी है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको एक्सप्लोर करना, और बाहर के जीवन में उसको ला करके अपने जीवन में सफल बनना, सफल एंटरप्रेन्योर बनना, अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छा ज्योतिषी बनना, जो कुछ भी जीवन के क्षेत्र है। गुरुजी, अंत में गुरु पादुका के बारे में पूछना चाहूंगा। हमारी परंपरा में गुरु पादुका का बहुत महत्व माना गया है, लेकिन अधिकतर लोग उसके पीछे छिपे विज्ञान को नहीं समझ पाते। तो गुरु पादुका क्या है, उसका महत्व क्या है, गुरु कृपा के साथ उसका क्या संबंध है, और गुरु पादुका साधना के पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है, प्लीज बताइए। बहुत अच्छे। तो जैसे हम लोग शुरू से ही ये मान के चल रहे हैं कि हमारे भीतर 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स हैं। इनमें से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग जानते होंगे, उनको तो पता है कि अगर हमारी एनर्जी इंटरनल फ्लो में आती है तो सबसे पहला जो एनर्जी सेंटर है वो रूट चक्र है, रूट एनर्जी सेंटर है। इस एनर्जी सेंटर पर जब हमारी इंटरनल एनर्जी का फ्लो आने लगता है तो हम फियर से फियरलेस होना शुरू हो जाते हैं, इनस्टेबिलिटी से स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, इनसिक्योर से सिक्योर होना शुरू हो जाते हैं, और हमारे भीतर जो पॉवर्टी माइंडसेट है वो हमारा रिच माइंडसेट में क्लियर होना चाहिए। ये एनर्जी के लेवल पर होता है, इसमें कोई अफर्मेशन नहीं करना पड़ता है, ये हमारी इनबिल्ट नेचर बनती है। फिर हम पैसे को नष्ट ही नहीं करेंगे, केवल पैसा आएगा, क्योंकि यह गणेश जी का स्थान माना जाता है जो रिद्धि सिद्धि के प्रदाता है। सिंबॉलिक हम ये मान सकते हैं कि फिर मनी की अर्निंग के लिए हमको कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हम उसको इजीली अचीव करना जान जाते हैं। ये पहला एनर्जी सेंटर है। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 5 एनर्जी सेंटर हैं जहां तक सामान्य मनुष्य अपने प्रयत्न से इन सेंटर्स की एनर्जी को इन्वॉक कर सकता है। वो चाहे यूट्यूब वीडियो से करे, चाहे किसी गुरु के पास करे, पिछले जन्मों की साधना के अपना जो उसका एनर्जी पहले से जन लीडर्स पैदा होते हैं, ऐसे ही उच्च स्तर के साधक पिछली लाइफ एनर्जी के फ्लो के आधार पर पैदा होते हैं। शास्त्रों में इनको योग भ्रष्ट कहा जाता है, जो पोटेंशियल लेकर के आते हैं। वो जब से जन्म पैदा हो जाएंगे, जब भी उनको होश आएगा तो उनका इंटरेस्ट कभी बाहर की दुनिया में भटकने वाले रास्तों पर नहीं होगा। वो नेचुरली बैलेंस होंगे, वो नेचुरली ध्यान कर रहे होंगे, स्वाध्याय कर रहे होंगे, साधना कर रहे होंगे। स्टूडेंट होंगे तो अच्छे स्टूडेंट होंगे, बेटे होंगे तो अच्छे बेटे होंगे, पति होंगे तो अच्छे पति होंगे, बिजनेसमैन होंगे तो अच्छे बिजनेसमैन होंगे। वो वहां झूठ नहीं बोल रहे होंगे, धोखा नहीं दे रहे होंगे, गलत डील नहीं कर रहे होंगे, वो इतने बैलेंस होते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअली, तो ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है,
ये स्पिरिचुअल ग्रोथ कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल एफर्ट से ले सकता है। लेकिन जैसे ही छठवां एनर्जी सेंटर आता है, यह एनर्जी सेंटर कॉस्मिक इंटेलिजेंस का सेंटर होता है। ओके। जैसे मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, जैसे हमारा फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी को रन करने की ताकत सब्टल बॉडी में, एनर्जी वहां से आती है। उस सब्टल बॉडी को जो कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक इंटेलिजेंस रन कर रही है, दैट वेरी पावर इवॉल्व्स ऑन दिस सिक्स्थ सेंटर। ये छठवां चक्र, जिसे यस ग्राउंड आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, थर्ड आई सेंटर, थर्ड आई सेंटर। ओके। ये थर्ड आई सेंटर है जहां हम अपनी एनर्जी को अगर ले जा पाते हैं तो हमको फिर जो स्पिरिचुअल डिवाइन जोन है उसका कनेक्शन मिलना शुरू हो जाता है। और अगर हम उसको एक्सेस कर पाते हैं, उस एनर्जी को, जो हमारा ही इंटरनल स्पिरिचुअल डिवाइन फील्ड है, एनर्जी फील्ड है, हम उस इंटरनल स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जी फील्ड को अगर नाम देते हैं सरलता से, तो हम उसका नाम देते हैं गुरु। ओके ओके। यस, गुरु वह व्यक्ति है जो व्यक्ति अपने भीतर के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, इन 6 एनर्जी सेंटर से भी आगे चला गया हो और उस एनर्जी फील्ड को वो एक्सेस कर सकता हो और दूसरों को डिलीवर कर सकता हो। जैसे आज प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट बैठ जाए तो वो विक्रम खारवी को भी 1-2 मिनट में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना सकता है। ये उसके अंदर पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो अपनी एनर्जी को एग्जीक्यूट कर सकता है। उसी तरीके से जो सचमुच का गुरु होता है, रियल गुरु होता है, और रियल गुरु होता ही तब है जब वह स्पिरिचुअल एनर्जी डायमेंशन में एनर्जी को एक्सेस कर दे और किसी को भी दे दे। तो इस तरह के लोगों की जो एनर्जी है, वो एनर्जी अब आप ये मान के चलिए विक्रम जी कि वो गुरु यहां खड़ा हुआ है और वो यहां तक है। अब उसका जो उसका सिर है वो उसका क्राउन चक्र है और जो उसके पैर हैं वो उसका आज्ञा चक्र है। हम ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सैंडल तो पहनेगा ही पहनेगा, जूते तो पहनेगा ही पहनेगा। हम प्राचीन गुरुओं की कल्पना करते हैं तो वो पादुका पहनते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी एनर्जी क्राउन पर फ्लो होती है और वो उसको एक्सेस करके ह्यूमैनिटी को दे सकता है, उस व्यक्ति की एनर्जी सेंटर को हम अपने लिए जब अलाइन करना चाहेंगे तो उसका नाम है गुरु पादुका। गुरु पादुका डजंट मीन वुड सैंडल्स, नो। ये कोई लकड़ी का खड़ाऊ नहीं है जिसको गुरुजी पहनते हो, ये सिंबॉलिक है। तो कोई व्यक्ति जब गुरु बन जाता है और वह अपनी फिजिकल बॉडी से 24/7 एनर्जी रेडिएट कर सकता है जिसकी इस छठवें चक्र तक आने वाले व्यक्ति को जरूरत है। जैसे मेरे अभी के एग्जांपल में विक्रम जी को जरूरत है महाराष्ट्र का सीएम बनने की, और दिल्ली के कैबिनेट को पता लग गया है कि ही इज द मोस्ट एलिजिबल पर्सन। इसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में इसको इलेक्शन करा लेंगे, चलो उसको पहले सीएम बना देते हैं। बहुत से लोग बनते हैं, हम लोगों ने देखा। तो ये गुरु पादुका है। तो इसका स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन तो यही है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा हमारे जीवन में है जिस व्यक्ति के 7 चक्र एक्टिव हैं और वह 7 चक्रों की एनर्जी को एक्सेस करके किसी भी व्यक्ति को दे सकता है जिसको जरूरत है, तो वह व्यक्ति गुरु है। ऐसे व्यक्ति के निकट आने पर गुरु पादुका माने उसकी एनर्जी को एक्सेप्ट करना, उसके एनर्जी के डिसिप्लिन को मानना, और फिर जब वो प्रसन्न हो जाएगा तो कहेगा ठीक है तुम्हारा काम हो गया, यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ओके ठीक है, आज से हो गई। तुम्हारे पास वहां का स्टेट सेक्रेटरी आ जाएगा, अपने आप साइन करा के ले जाएगा, 2 मिनट में ओथ हो जाएगी और हो जाएगा। अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री गुजरात में ऐसे ही मुख्यमंत्री बने थे, हेलीकॉप्टर से वो गए थे, सीधे सीधे बन गए, कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था उन्होंने। ये जो पॉसिबिलिटी है हमारे नेचर में, स्पिरिचुअल जोन में,
इसको एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति ही गुरु होता है, और उसी की एनर्जी का जो लोएस्ट डायमेंशन है, पैर एनर्जी के लोएस्ट डायमेंशन में होते हैं, ये उसकी गुरु पादुका है। शायद मैं समझा पा रहा हूं? हाँ, सही। गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर विजडम विद अस। इस कॉन्वर्सेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को भी काफी अच्छा लगा होगा, और मैं आपको 23 अगस्त को जरूर मिलूंगा। मैं ये दीक्षा आपसे जरूर लूंगा 23 अगस्त। आपका स्वागत रहेगा। अब मैं इसका एक बात और जोड़ता हूं, अपने भीतर के एनर्जी के इंटरनल फ्लो को जानने के लिए या जगाने के लिए या उसको एक्सपीरियंस करने के लिए किसी भी तरह की पूर्व आवश्यकता नहीं है। नर्सरी में एडमिशन सबके लिए खुला हुआ है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। एलिजिबिलिटी जूनियर में आती है कि आपको 5th पास करना चाहिए, वो सेशन सबके लिए है। 14 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति अपने भीतर की एनर्जी के फ्लो को एक्सपीरियंस करने के लिए वहां पर आ सकता है। और जो लोग ये मानते हैं कि नहीं वो तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत मैच्योर हैं, उन्होंने हाई स्कूल भी कर लिया है, या वो अंडर ग्रेजुएट हैं, या वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मेरे पास उनको भी देने के लिए बहुत कुछ है, अगर वो वहां आना चाहेंगे तो। I'm sure both. So thank you so much. Today's conversation reminds us that success is not merely about achieving more. It is also about becoming more aware, more balanced, and more aligned with our purpose. To everyone watching this conversation, I'm sure this has resonated with you. Do explore the work being done by Sadhguru Narendra Satyanand and the Narendra Healing Foundation. Until next time, this is Vikram Kharvi signing off from Hello Asil. Thank you so much. Namaste. जय Thank you, Guruji.